हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस महीने के सितंबर के लास्ट मंथ के जो करंट अफेयर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो एज़ यू कैन सी, हम आज के जो सेशन में आपके रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित ये करंट अफेयर लेके आए हैं। और ये जो हमारी सीरीज़ है कंटिन्यूसली चलती रहेगी, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि विद इन फ्यू डेज़ आपको जो क्या है ये सारे करंट अफेयर जो है आपके पूरे ईयर के, या फिर जो जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या आने के चांसेस बनते हैं, वो सारे करंट अफेयर आपको कंप्लीट करवाए जाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो अगर आप रेवेन्यू अकाउंटेंट या फिर इंटरनल ऑडिटर एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं, तो इस केस में अभी पीडिया की तरफ से आपके लिए कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इस कोर्स की जो कंप्लीट आपको डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से मिल जाएंगी। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पे आपको मेंशन है 7837773651। इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली भी आप हमसे जो भी आपका क्वेश्चन है या फिर कोर्स अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी तरह का कोई समस्या और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका रिप्लाई जो है वो जितना जल्दी हो सके वो किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये सितंबर मंथ के। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि सभी मंथ्स जो हैं आपके उनको कंप्लीट किया जाए। ओके, सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला है आपका स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024। इट हैज़ बीन रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। देखिए, एक आपकी रिपोर्ट है, अलग अलग तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश की जाती हैं डिफरेंट स्टेट बॉडीज़ के द्वारा, गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा, चाहे वो सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। उसी तरह से ये आपकी जो एक रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है, जिसका नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024। और ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, आपको नाम जरूर याद रखना है, इट इज रिलीज बाय द हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, HEI। ठीक है, अब ये HEI की अगर बात करें, पहले तो हम समझेंगे करंट अफेयर क्या है, फिर हम ये भी समझेंगे कि क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आए दिन बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में देखने को मिलती हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसी चीज़ पे फोकस करें विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अच्छा हो या फिर इम्पोर्टेंट हो, तो आप उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। तो हम करंट अफेयर देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, इट इज़ रिलीज बाय द हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। और ये जो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है, मतलब HEI है, ये आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि US बेस्ड है। ठीक है, जिस तरह से NGO होती है उसी तरह से ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो बॉडी है इसने पार्टनरशिप की है यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस की ब्रांच है। ठीक है, तो उसी में यूनिसेफ के साथ जो है, ये एक्चुअली यूनिसेफ क्या है, ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस का, जिसके अंदर ये जो भी आपके चिल्ड्रंस हैं उनके लिए जो है, उनके लिए प्रोटेक्शन का, उनके लिए राइट्स का जो है काम करते हैं। और उसी के साथ मिलकर HEI ने ये एक रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट के अंदर एनालाइज किया गया है कि किस तरह से जो कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरह से जो वो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से। आई मीन जिस तरह से डेवलपमेंट आपकी देखने को मिलती है आपको डे टू डे लाइफ में, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है डेवलप हो रहा है इंडिया के अंदर, जो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर में हम देखने को मिलता है। उस सेक्टर की वजह से बहुत सारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और ख़ास बात ये है कि जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, अब जैसे आप इसे देखें तो यहाँ पर ये US की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। US या फिर अदर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी अगर बात करें तो वहाँ पर जो कंजम्पशन है, पावर की कंजम्पशन है या फिर पावर की जो प्रोडक्शन है, वो आपकी बेसिकली कई सारे मीन्स है। जैसे कि हाइड्रो के थ्रू बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब कि आपका पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। सोलर पैनल के थ्रू, सोलर से बात करें, या फिर विंड के थ्रू बात करें, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, तो ये सारे उनके सोर्स ऑफ एनर्जी है जहाँ से वो मैक्सिमम एनर्जी जो है लेते हैं। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर मैं बात करूं इंडिया की, चाइना की, बांग्लादेश या अदर जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये ज़्यादातर जो एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो करती हैं कोयले के थ्रू। तो कोयले से अगर एनर्जी जो है उसे लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा करेंगे, तो उस केस में होता ये है कि वहाँ पर
जब भी कोयला बर्न होता है उस टाइम पे बहुत सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, एंड दैट कोज दी क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द सेंस, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगहों पर किसान क्या करते हैं, जब उन्हें सब्जियां उगानी होती है और ऐसी जगह पर बेसिकली पहाड़ों में जहां पर धूप उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो जो वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, तो एक हाउस जो है ग्रीन कलर का या फिर पॉली हाउस भी इसे कहते हैं, वो बिल्ड किया जाता है। अब ये हाउस क्या काम करता है कि जो सन की रेज होती है, मान लीजिए इस तरह से आपका ये हाउस जो है वो बिल्ड किया गया है, ठीक है, और इसमें जो रेज होगी सन की वो अंदर तो आएंगी, लेकिन अंदर आने के बाद वो वापस बाहर नहीं जा पाती हैं, तो जिस वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है। और ये टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो अंदर वेजिटेबल्स लगाई गई होती हैं, सब्जियां लगाई गई होती हैं, वो पक जाती हैं। तो वो CO2 की वजह से, जो कोयले के बर्निंग की वजह से निकलती है, उससे भी सेम चीज़ होती है, बट यहाँ पर तो ये एक अच्छा फैक्टर बनती है। बट अगर ऑल ओवर द अर्थ देखा जाए तो अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि ओजोन लेयर का है। ये ओजोन लेयर जो है हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सन की। बट अगर ये जो ब्लैंकेट है ये आपका क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, खत्म करता है, और उसके साथ जो टेम्परेचर है अर्थ का उसको भी इंक्रीज कर देता है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा अर्थ का, तो उससे क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो जो पानी होगा सारा वो ओशंस में आएगा। ओशन के अंदर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होएगा, और साथ के साथ जो हमारे कोस्टल एरिया में जितने भी सिटीज़ हैं वो सारी आपकी खतरे में आ जाएगी। वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको रिलोकेट किसी और जगह पे होना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है अगर हम जो कोयला है या इस कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी की जो पैदा करते हैं, तो उस केस में ये समस्या होती है। अब देखिए, यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से ये जो रिपोर्ट आई है किसने पब्लिश की है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस रिपोर्ट का मानना ये है कि नियर बाय 55% ऑफ द पॉल्यूशन जो है, या फिर 55% जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, या फिर इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द टू कंट्रीज। विच टू कंट्रीज? वन ऑफ देम इज इंडिया, इंडिया है, और दूसरी जो कंट्री है वो आपकी कौन सी है, चाइना है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया और चाइना है जो कि वर्ल्ड के पॉल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच इज़ नियर बाय 50 to 55%। और इसकी वजह से क्या है, ज़्यादातर जो डेथ्स हैं हमें देखने को मिलती हैं। अगर इंडिया की ही मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो डेथ्स आपको देखने को मिलती हैं वो ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर होता है। मतलब कि ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो कई बार स्ट्रोक्स आ जाती हैं, और इस वजह से ज़्यादातर डेथ देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा जो रीज़न है वो आपका एयर पोल्यूशन है। एयर की क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो चुकी है कुछ जगहों में कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से लंग्स की इश्यूज जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये इंडिया के अंदर भी है और वर्ल्ड के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, तो एक मेजर कंसर्न है। ऑल्दो देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया जो है या फिर चाइना जो है वो अपनी पावर की कंजम्पशन जो है उसे कम कर दे, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज है, तो दे नीड कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ विकासशील हो। बट ऑब्वियसली जो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं वो यही चाहेंगी कि हम लोग इस तरह से जो है कोयले के यूज़ ना करें। तो उस डायरेक्शन में भी इंडिया काम कर रहा है। इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको उसमें भागीदार बना है, और उसी इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होगी वो सनलाइट के थ्रू होगी, सोलर के थ्रू होगी, ठीक है। तो इंडिया का ये इनिशिएटिव है। खैर, आपको याद रखना है इस रिपोर्ट के बारे में, ग्लोबल स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड बाय HEI हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट विद द पार्टनरशिप ऑफ यूनिसेफ, ओके। और ये आपकी जो बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है US के अंदर, तो ये चीज़ आप स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे। और ये 2024 के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, अर्थ वेलकम द टेम्पररी मून 2024। ये आपने कई बार करंट अफेयर में या फिर न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि इस बार क्या होने वाला है, या फिर हुआ है कि सितंबर 29 से बीच लेके नवंबर 25 के बीच में इंडिया सॉरी जो अर्थ है उसके अराउंड एक आपको मिनी मून जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, जो हमारे बहुत सारे प्लेनेट हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा सन है, इसके अराउंड ये ऑर्बिट है अलग अलग प्लैनेट्स की। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मार्स है, और यहाँ पर आपका बड़ा प्लैनेट जिसको बोलते हैं हम जुपिटर है। तो ये आपका जुपिटर है और ये मार्स है।
अब होता क्या है कि मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पे एक बेल्ट है जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये पूरी बेल्ट इसको चारों तरफ से कवर करती है, और जिस तरह से हमारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी इसके सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह से ये एस्ट्रॉयड बेल्ट भी रिवॉल्व करती हैं चारों तरफ सन के। अब ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे ड्रॉ किए हैं मैंने, ये एक्चुअली में है कि ये पत्थर है, ठीक है, स्टोन है, आइस कोल्ड स्टोन्स है, मतलब जो बर्फ से जमे हुए हैं, ठीक है, वो गैसेस जो है वो भी पूरी तरह से जम चुकी हैं, तो ऐसे पत्थर हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब ये मूव कर रहे होते हैं तो कई बार ये प्लैनेट्स की ग्रेविटेशन फोर्स में आ जाते हैं, जैसे कि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स में कोई जो है आपका इस तरह का ऑब्जेक्ट आ जाए, तो जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स में आता है, या तो वो अर्थ के अंदर आ जाता है, नहीं तो सेकंड केस में क्या होता है कि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये सेकंड केस है जहां पर क्या होगा, एक एस्ट्रॉयड है, ठीक है, ये एस्ट्रॉयड है जो कि लगभग 2 महीने के लिए हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है। और जो ये एस्ट्रॉयड है इसकी खास बात ये है कि ऑल्दो ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा लगभग 2 महीने के लिए, बट ये आपको नजर नहीं आ सकता क्योंकि साइज बहुत छोटा है, ठीक है। तो साइज छोटा होने की वजह से ना आप इसे टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, और वो भी टेलीस्कोप वो वाला जो कि हाई रेजोल्यूशन वाला टेलीस्कोप हो, या फिर जो साइंटिस्ट के पास या फिर हमारी जो एजेंसीज है इसरो नासा उनके पास होते हैं, उस तरह के टेलीस्कोप से आप इसे देख पाएंगे, नेकेड आई से इसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, देयर इज ए टेम्परेरी मून जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा फ्रॉम सितंबर 29 से 25 के बीच में, और इसको जो नाम है वो क्या दिया गया है, 2024 PT5। ये आप नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि साइज छोटा है दैट्स वाई इसे मिनी मून के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें टाइफून यागी, अब देखिए टाइफून यागी क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि हर साल आप क्या देखते होंगे इन सीजन्स के अंदर बहुत सारे टाइफून्स, या फिर आप लोग अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम बहुत बार सुना होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्चुअली में होता क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन इट इज़ ए लो डिप्रेशन डेवलप्स ओवर द इंडियन ओशन, या फिर इंडियन ओशन के आसपास डेवलप होता है। अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं इसलिए मैंने इंडियन ओशन कहा, वैसे ट्रॉपिकल एरिया में कहीं पर भी डेवलप होगा तो उससे साइक्लोन कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए खास बात क्या है कि ये जो साइक्लोन होता है इसी का नाम अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे इंडियन ओशन वाले एरिया में इसे आपका साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, और अगर बात करें आपका जो चाइना उसके आसपास वाला जापान वाला हिस्सा है वहां पे इससे टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो नाम है वो आपको देखने को मिलेगा टाइफून यागी। अब ये क्या खास बात है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर जो है वो आपका जनरेट हुआ था। देखिए ज्योग्राफी में अंदर छोटा सा कंसेप्ट है वो हम समझते हुए चलेंगे कि मान लीजिए ये ओशन बॉडी है, ठीक है, ये बहुत बड़ी ओशन बॉडी है, यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, इंटेंस सनरेज पड़ रही है, इंटेंस सनरेज पड़ने की वजह से यहाँ पे एयर का जो प्रेशर है वो लो प्रेशर हो जाएगा। क्यों लो प्रेशर होगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है तो उस सनलाइट की वजह से नीचे की मतलब जो सरफेस पे हवा है वो वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और जब वो गर्म हो जाएगी उसके बाद वो वार्म हवा जो है हल्की होके ऊपर उठ जाएगी, मतलब जमीन से ऊपर की तरफ को चली जाएगी। अब जो हवा ऑलरेडी जमीन पे प्रेजेंट थी जब वो गर्म होकर ऊपर उठ गई, दैट मीन्स पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि यहाँ पर 900 MB ये यूनिट है जिससे हम एयर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं मिली बार, ठीक है। पहले अगर यहाँ पे ज़मीन पे 900 MB मिली बार जो थी एयर थी, अब हवा जो है आधी या फिर आधी के अराउंड जो है हवा चलेगी, तो यहाँ पे लगभग 300 मिली बार जो है एयर रह गई। दैट मीन्स जो एयर प्रेशर है पहले के कंपैरेटिवली अब यहाँ पे लो एयर प्रेशर हो गया, ठीक है। अब ये जो लो प्रेशर एरिया है जमीन पे, इस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए आसपास का जितना भी हिस्सा है जहां पर हाई प्रेशर होगी, मतलब जहां पर विंड्स ज़्यादा होगी, हवा ज़्यादा होगी, वहां से वो चारों तरफ से मूव करेंगी और इस लो प्रेशर की तरफ को आने की कोशिश करेंगी चारों तरफ से। तो ये हवाएं जब चारों तरफ से आएंगी और इसके साथ हमारी कोरियोलिस फोर्स जो है वो काम करेगी। कोरियोलिस फोर्स क्या करती हैं, चीज़ों को डिफ्लेक्ट करती हैं। तो जब वो कोरियोलिस फोर्स काम करेगी तो ये जो स्ट्रक्चर है, अभी आपको जो इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बाद में यही इसी के मॉडिफिकेशन आपको इस तरह से नज़र आएगी। तो ये इस तरह से बन जाएगा चारों तरफ से हवाएं आती हुई और कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे करके साइक्लोन की फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। तो यही जो साइक्लोन है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि साइक्लोन क्या है, इट इज़ अ लो डिप्रेशन, ठीक है। ये कहीं पर भी जनरेट हो सकता है,
बट बेसिकली हमें ये ट्रॉपिकल एरिया में यहाँ पर ओशंस में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इंटेंस जो टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। अब ये जो टाइफून यागी है जो हमारा करंट अफेयर में है, इसकी अगर हम बात करें तो अर्ली सितंबर मंथ में टाइफून यागी जो है इसको नोटिस किया गया, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म है इस साल का एशिया में जो देखा गया, और इसकी वजह से बहुत सारा जो नुकसान है वो भी नोटिस किया गया। अगर कंट्रीज की बात करें जिनके ऊपर इफेक्ट हुआ है तो म्यांमार, वियतनाम, लाओस एंड थाईलैंड, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा इफेक्ट इस साइक्लोन का नोटिस किया गया। अगर मैं बात करूं कि कितना नुकसान देखा गया है तो वियतनाम में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी है, जिसमें 292 के अराउंड जो पर्सन है उनकी डेथ हुई है, और काफी ज्यादा जो वेल्थ का लॉस भी है हमें यहाँ पे नोटिस किया गया है। अब पॉइंट आता है कि ये आप करंट अफेयर आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि ये जो आपका टाइफून यागी आया था इसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि इंडिया एक मेजर प्लेयर है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और चाइना का इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा ना हो, तो इंडिया को क्या करना पड़ता है, अपने जो एलाई है या फिर नेबरिंग कंट्रीज है उनको टाइम टू टाइम फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ती है, या फिर किसी और तरह की अगर जरूरत पड़े तो वो भी देनी पड़ती है। तो उसी के लिए इंडिया ने एक रिलीफ एफर्ट जो है वो चलाया है वियतनाम में, और इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे, ऑपरेशन सद्भाव क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। तो ये कहाँ किया गया, ये आपका वियतनाम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका मेन मकसद ये था कि टाइफून यागी से जितने भी लोग इफेक्टेड है वियतनाम के अंदर उनको फूड सप्लाई और एसेंशियल मेडिकल जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्लॉथिंग ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाए। तो आप याद रखेंगे ऑपरेशन सद्भाव के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं हम ओडिशा की सुभद्रा स्कीम के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, और ये आपसे पूछी जा सकती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि जो आपकी ये स्कीम है ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और ये क्यों लॉन्च की है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 74th बर्थडे था उसकी खुशी में या उसके सेलिब्रेशन में आपकी जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अंदर जो आपकी वुमेन्स हैं उनको क्या मिलेगी, हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। कौन सी हेल्प, कि जितने भी वुमेन्स होगी उनको आपके लगभग हर जो अमाउंट है वो आपका क्या किया जाएगा, 10,000 रुपये अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए ये जो अमाउंट है ये किस तरह से दिया जाएगा, या फिर जो किस किस तरह किन किन औरतों को ये दिया जाएगा। तो देखिए बेसिक सी चीज़ क्या है कि जो भी गरीब औरतें हैं, ठीक है, उनको ये जो अमाउंट है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो अपना जो नॉर्मली डे टू डे का रूटीन है या खर्चा है वो चलाया जा सके। ऑल दो राशि जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यस जिन लोगों के पास एक्चुअली में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनके लिए 10,000 काफ़ी मायने रखता है। तो इसलिए सरकार की तरफ से ये स्कीम लॉन्च की गई, और इसके अंदर जो है मनी वो प्रोवाइड किया जाएगा ईयरली 10,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, इंडिया सीक्स मॉडिफिकेशन टू इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। अब देखिए ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। 1960 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी, और जिसको ब्रोकरेज किया था किसने, वर्ल्ड बैंक ने किया था। अब देखिए इस ट्रीटी के अंदर खास बात क्या थी, इसके अंदर बात ये थी कि नदन साइड में इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं, 3 रिवर्स, उनका जो कंट्रोल है या फिर उनका जो मैक्सिमम वाटर का यूटिलाइजेशन है वो पाकिस्तान करेगा। और अगर बात करें ईस्टर्न साइड की, मतलब अगर आप उसको ईस्ट और वेस्ट में कन्वर्ट करें तो वेस्टर्न साइड मतलब जो ऊपर की तरफ को आपको नजर आती हैं नदियां, और ईस्टर्न साइड की अगर बात करें तो नीचे की तरफ नजर आती हैं। तो नीचे वाली 3 नदियों पे इंडिया का ज़्यादा कंजम्पशन जो है इंडिया कर सकता है वाटर की, और ऊपर वाली जो है उस पर पाकिस्तान कर सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडस हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ठीक है, ये 3 नदियां हो गई। उसके बाद बात करें रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया, ये 3 नीचे वाले इंडिया की होगी। ऑल दो ये सारी नदियां बह तो इंडिया के अंदर से ही रही है। अगर आप देखें तो आप क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इंडस जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए फिर पाकिस्तान में जाती है। उसके बाद झेलम जम्मू कश्मीर, चेनाब आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद रावी हिमाचल प्रदेश, और आपकी सतलुज भी जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बहते हुए फिर पाकिस्तान में जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो मेजरली सारी नदियां जो है वो आपकी सारी इंडिया के अंदर से ही जा रही है। बट वाटर की ट्रीटी यहाँ पे साइन की गई थी 1960 के अंदर, ताकि कोई मतभेद आगे चलकर ना हो। तो उस ट्रीटी के अंदर ये मेंशन था कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं वो, और नीचे की 3 नदियां हैं उनमें क्या होगा, ऊपर की 3 वाली पाकिस्तान के लिए
वाटर की कंजम्पशन जो है वो पाकिस्तान कर सकता है, ज़्यादातर जो अमाउंट है वो आपका पाकिस्तान के लिए रहेगा और नीचे की जो 3 नदियाँ हैं वो उसका इंडिया के लिए रहेगा। अब कमाल की बात ये है कि हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। इवन आप जानते भी होंगे पाकिस्तान के साथ हमने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। इवन इन ऑल दीज़ केसेस जो ये ट्रीटी थी हमेशा बनी रही, कभी ये ट्रीटी जो है वो ब्रेक नहीं हुई। लेकिन अब क्या है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रपोज़ल जो है वो रखा है जिसके अंदर क्या है कि यहाँ पर इसका जो क्लोज़ है ट्रीटी का 12 और सब क्लोज़ 3 उसके अंदर ट्रीटी के अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो की जा सकती है। ये ट्रीटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि इस ट्रीटी के अंदर आपकी मॉडिफिकेशन की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मतलब हमारी सरकार जो है वो आपकी कई हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे बना रही है, ठीक है? जो ये नदियाँ आ रही है या फिर इनकी सब्सिडरी जो नदियाँ हैं उनके ऊपर आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंडस रिवर की, ठीक है? तो इनके ऊपर पाकिस्तान कंटिन्यूसली ऑब्जेक्शन कर रहा है और जिसके ऑब्जेक्शन की वजह से जो प्रोजेक्ट्स है ये बीच में आपके लटके हुए हैं। तो जिस वजह से अब सरकार ये चाहती है कि वो इस ट्रीटी को बदले, तो उसी के लिए जो चीज़ है वो की जा रही है और इसके लिए ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिफाई कर दिया है, ठीक है? अब देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं। तो आपको ज़रूर याद रखना है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर साइन हुई थी, जिसके अंदर क्या डिसाइड किया गया था कि जो ईस्टर्न 3 रिवर्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ वाटर जो है वो पाकिस्तान यूटिलाइज कर सकता है उसे, और जो ईस्टर्न है उसको इंडिया कर सकता है, ठीक है? अब रिसेंटली हाल फिलहाल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस ट्रीटी को बदलाव करने के बारे में सोच रही है। लेट्स सी आगे किस तरह से डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, आपका करंट अफेयर है उड़ीसा लॉन्चेस पीएम उषा टू बूस्ट दी हायर एजुकेशन। अब ये क्या है? ये स्कीम है जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है असिस्टेंस देगी कितनी, 500 करोड़ की। जो शेयर रहेगा वो 60-40 का रहेगा, जिसके अंदर आपका जो ग्रांट है जो 60% है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% जो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इस तरह से ये जो स्कीम है आपकी लॉन्च की गई है। अब इस स्कीम के अंदर मेन मुद्दा क्या है? देखिए मेन मुद्दा ये है कि जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर, तो उसके अंदर जो एम्स थे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो पैसा है वो उड़ीसा गवर्नमेंट को दिया जा रहा है और इसलिए ये स्कीम जो आपकी लॉन्च की गई है ताकि जो स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं उनको डेवलप किया जा सके और उससे रिलेटेड जो भी एजुकेशन सेक्टर में रिक्वायर्ड हैं ताकि एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, उसके लिए ये पैसा जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है? तो आप स्कीम का नाम ज़रूर याद रखेंगे, पीएम उषा, विच इज़ लॉन्च बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द उड़ीसा। बट यस, जो इनिशिएटिव है इसके अंदर जो शेयर है वो 60-40 का है, तो सेंटर भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट ज़रूर करेगा, ठीक है? तो आप एक ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे अगर बात करें तो अगर आप रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में अभी पीडिया की तरफ से कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है। इस कोर्स की जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर लिंक होगा, आप उसे क्लिक करके जो कोर्स है उसे बाय भी कर सकते हैं और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आप हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि abipedia.abhimanyu.com के नाम से है, तो आप इसे सर्च करेंगे, ऊपर स्टार्टिंग में आपको चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। यहीं पर आपके पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, वो सारे एग्ज़ाम भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और अगर बात करें यहाँ पर, तो जितने भी ये एग्ज़ाम हैं, अगर आप इनमें डिटेल जो भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम के, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आगे अगर किसी तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।